थी। इसलिए हमने सोचा कि हमारी अनपढ़ी, ज्यादा न पढ़ी लिखी औरतें भी बाबा साहेब के साथ जुड़कर अगर सत्याग्रह कर सकती है पानी के लिए, मंदिर प्रवेश के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। इसलिए हमने हमारी संगठन बनाई, जो जिसको हम लोग दलित स्त्रीवादी संगठन बोलते हैं, क्योंकि वो जाति का प्रश्न नहीं लेती, उसमें स्त्री पुरुष की क्षमता का प्रश्न लेती। और हम लोग स्त्री पुरुष विषमता के ऊपर भी बोलते हैं, लेकिन जाति प्रथा के कारण यहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए हमें एक दूसरे के साथ होने की जो आवश्यकता मालूम हो गई, वो हमें काम करने पर उसने प्रेरित किया। लेकिन इस भारत में ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ समाज में जो लोग हैं उनकी मानसिकता ये है कि तुम्हारी जो प्रगति होगी या तुम्हें कुछ खाना पीना, तुम्हारा हक अधिकार मिलना है तो वो भगवान देगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुमने अगर गलत काम किया है पहले जन्म में तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुमने अच्छा काम किया है तो मिलेगा, तो अच्छा काम करो। हाँ, ऐसा ये जो सोच है ना, तो ये सोच के कारण सब लोग निष्क्रिय बन गए हैं, कुछ काम करने के लिए आगे नहीं आते, और जो लोग आते हैं उनके पैर खींचते हैं, ऐसी मानसिकता हो गई है। और आज के दौर पे तो इतना बड़ा जातिवाद फैला है कि जो हमारे समय वो बेलछी, बावड़ा, हाँ, नारायणगांव, वहाँ औरतों की, दलित औरतों की नंगा करके उनको गांव में घुमाया था, तो उसके अगेंस्ट, उनके ऊपर अत्याचार किए, उसके अगेंस्ट दलित पैंथर के लोगों ने बहुत बड़ा बवाल खड़ा करके, बवाल नहीं हो, खड़ा करके गए थे और वहाँ उन्होंने फाइट किया। और तो उसी तरह आगे भी थोड़ा सा धीमा पड़ गया था, ठंडा हो गया था, मीन्स 1980 तक सब चल रहा था। ये 1990 में जो रथ यात्रा निकली और हिंदुत्व का जब ये शुरू हो गया, वो घंटानाद मंदिर में और हिंदुओं को इकट्ठा करने का, अडवाणी का जो बिगुल बज गया, उस समय से ये फिर से जो लोग एक दूसरे का साथ जुड़ के आगे आ रहे थे, समाज परिवर्तन की भाषा बोल रहे थे, वो फिर से चुप हो गए, खामोश हो गए। ओके, तो ये परिवर्तन। और आगे तो अब तो नंगा नाच चल रहा है सब, अब क्या बोले, अब तो केरलन जी बीच में हो गया, वो करड़ा जोखेड़ा, वो लड़के को जोखेड़ा में मार दिया, ये तो अत्याचार, गवई बंदूका आके निकाले वगैरह, तो वो बहुत ही बीच बीच में इनको चाहिए, चलता ही है कि हम आपके ऊपर हमारा ये दिखाएंगे, हम रोब दिखाएंगे, आप हमारे नीचे है, ये दिखाने के लिए बार बार करते। अभी हाथरस में भी वही उन लोगों ने किया, अभी आप बता रही थी वही चल रहा है। तो औरतों का संगठन अभी ज्यादा आगे नहीं आता, तो आगे नहीं आता, इसके कारण यही है कि एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए किसी के पास समय नहीं। अभी ये 2 साल तो गए, हाँ, 20 और 21 ये कोरोना ने खा लिए, लेकिन उसके पहले जो औरतें सोच रही थी कि कुछ करेंगे, राइटिंग में करती थी। इस देश में जब तक जाति प्रथा है, ये है, तब तक लोग लड़ेंगे, लोग काम करेंगे, लेकिन उसकी गति धीमी है, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, दलित साहित्य जो है उसका दलित पॉलिटिक्स पे में क्या महत्व है? तो अभी दलित पॉलिटिक्स और दलित साहित्य ये अलग नहीं है। हाँ, जैसे तो पॉलिटिक्स में मूवमेंट आती है ना, तो मूवमेंट पॉलिटिक्स ये साहित्य में भी आता है और मूवमेंट भी आता है कि हम एक विचार लेके, पॉलिटिक्स का मतलब मेरी सोच में ऐसा है कि हम लोग एक विचार के लिए लड़ते हैं, एक विचार, वो विचारधारा क्या है कि जो पिछड़े समाज को रखा गया
जानबूझ के उनके हक अधिकार उनको देके उनको बराबरी से मान लो, बराबरी में लाके खड़े करो। ये करने के लिए हम लोग लिखते हैं उसी तरह से, या बातें करते हैं, या पॉलिटिक्स में जो लोग, आपके कौन बोलता नहीं है, रामदास आठवले तो चुप खड़ा हो तो कविता को जाने दो, उसके ऊपर मैं बोलती नहीं, लेकिन आवाज कोई उठाता नहीं, कुछ नहीं, सब खामोश, सब जैसे उनके उनको उनके जब जैसे जुबान ही नहीं है, इस तरह है। लेकिन कोई विचार जो होता है वो विचार इसके लिए है और उसके लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता। विचार है। पॉलिटिक्स में जो आता है विचार, वो विचार है, वो साहित्य में भी आता है, वो मूवमेंट में भी आता है। और साहित्य में जैसे नामदेव दास पैंथर के लोगों ने जो मूवमेंट खड़ी की और जो साहित्य खड़ा किया कि उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दिए 22 प्रतिज्ञाएं, ये हम लोग भगवान को नहीं मानेंगे, उनके ये नहीं करेंगे, जाति प्रथा इसके विरुद्ध रहेंगे, और अपना अंतरजातीय विवाह करेंगे, हम लोग अत्याचार नहीं करेंगे, हम लोग, ये सब जो 22 प्रतिज्ञाएं थी, वो 22 प्रतिज्ञाएं इस साहित्य में आई। लेकिन वो साहित्य में आते समय उन्होंने गांव खेड़ा की भाषा उसमें, क्योंकि गांव खेड़ा में तो अभी कुछ भी प्रकाश नहीं है वहां पड़ा, तो गांव खेड़ा की भाषा, ये तो भाषा यानी एक अभिव्यक्ति है, अपने विचार अपने प्रकट करने की अभिव्यक्ति है। तो वो सोच कौन सी लैंग्वेज में आएगी, और विद्रोह है तो विद्रोह गाना गा के या लोरी सुना के नहीं आता है। विद्रोह तो चीड़ जो क्या उसको बोलते हैं, रिबेला होता है, वो रिबेल एकदम आग की तरह से, या नदी एकदम उमड़ पड़ता है। तो ऐसा उमड़ पड़ा साहित्य में, और वो साहित्य में जब उमड़ पड़ा, जब भी ये मराठी साहित्य में जाति के बाजू में, जाति प्रथा को लेके कुछ भी साहित्य मराठी में नहीं था। इवन उसका चित्रण था सिर्फ, जैसे हमारा एक बड़े सानी गुरुजी करके बड़े राइटर थे, उनका किताब है श्यामची आई, उनको श्याम बोलते थे, तो श्यामची आई मैंने श्याम की मदर, उन्होंने उसमें दलित औरत का चित्रण किया है। वो अपने सर पे लकड़ियां लेके बूढ़ी औरत चल रही है और बीच में फिसल जाती, गिरती है, तो ये जो लड़का है वो उसको बोझ उसका उठाने के लिए आगे जाता है, तो उसकी माँ और बाकी लोग संग कहते हैं कि नहीं तुम आगे मत जाओ, वो अछूत है, उसको छूना नहीं। ऐसा उन्होंने लिखा है उसमें, लेकिन तब उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये लोग जो बोलते थे वो गलत है, ऐसा तब नहीं लिखा। लेकिन बाद में उन्होंने वो विठल मंदिर वगैरह सबके लिए चाहिए, दलितों को भी इसमें प्रवेश चाहिए, इसलिए उन्होंने मूवमेंट की। हाँ, लेकिन जिस मूवमेंट का कुछ फायदा ही नहीं था, जिस मंदिर में हमें जाना नहीं है, वो मंदिर खुला हुआ गया और बंद हुआ गया। लेकिन इनकी सोच, साहित्य की सोच इनकी वास्तवदर्शी है, सिर्फ वास्तव दिखाना, लेकिन उसका रिबेल, उसके खिलाफ बोलना, ये गलत है। और ये उनके हक अधिकार को उनको देना चाहिए, वो भी व्यक्ति है, हम भी व्यक्ति है, बराबरी के, ये भाषा मराठी साहित्य में नहीं थी। तो ये साहित्य में, दलित साहित्य में ये भाषा आ गई, तो पॉलिटिक्स भी बदलने लगा उस समय में। अगला सवाल, क्या दलित साहित्य को आप मराठी साहित्य से अलग मानते हैं? मराठी साहित्य में आप क्या ट्रेंड देख सकते हैं? हाँ, वही मराठी साहित्य में क्या है कि वो यहाँ की जो, जैसे मैंने अभी बताया, तो उनको जो वेद प्रामाण्य है, या रामायण महाभारत है, वो या पौराणिक कथाएं है, वो जो है उनको मानने वाले से राइटर है, उनके ऊपर विश्वास करने वाले, या विश्वास नहीं कर, विश्वास भी है और उनको आगे लाने का, वो हमारी धरोहर है, वो हमारी संस्कृति है, उसका दर्शन हमारे साहित्य में आना चाहिए, हमारे
कला में आना चाहिए, ऐसा मानने वाले वो लोग हैं। वो देवी सरस्वती, अभी हाल ही में सरस्वती के ऊपर मैंने भी सरस्वती का पूरा सरस्वती को लेके मेरा एक पुरस्कार नकार दिया था, और ईश्वर मनोहर ने भी नकार दिया, और अभी हमारा क्या नाम उसका, उसको भी सरस्वती पुरस्कार मिला है, तो उसने भी नकारना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये सब इनके जो धरोहर है, वो जो धरोहर मानते हैं, ये विषमता के ऊपर खड़ी हुई धरोहर है। तो ये धरोहर मराठी साहित्य में है, लेकिन ये साहित्य, दलित साहित्य में ये धरोहर नहीं है। हमारी धरोहर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध की तरफ रास्ता जाता है, तो बुद्ध की ओर जाता है। हमारा संत साहित्य में भी नहीं जाता। हम लोग चोखा मेला को भी नहीं मानते, हम लोग नरसू को भी नहीं मानते, हम लोग बुद्ध की तत्वज्ञान की ओर जाते, जो तत्वज्ञान विज्ञानवादी है, जो शास्त्र के आधार पे खड़ा है, जो मानवता पे खड़ा है, जो समानता के ऊपर खड़ा है, जिसमें विषमता नहीं है, ये साहित्य दलित साहित्य है। और इनका साहित्य ये सब मानता है, मराठी साहित्य। क्या मराठी साहित्य समाज का सही प्रतिबिंब प्रदान करता है या नहीं? हाँ, नहीं करता है, इसलिए क्योंकि समाज तो बहुत बड़ा समाज है। वो लक्ष्मण माने करके हमारा एक बड़ा राइटर है, उसका उपरा करके उसने अपना आत्मकथन लिखा है, तो उसमें उसको फोर्ड फाउंडेशन का बख्शिश वगैरह मिला, वो लेने के लिए अमेरिका गया वगैरह, वो बात छोड़ो। लेकिन उसने एक जगह भाषण करते समय बहुत अच्छा वाक्य बोला था। उसने क्या बोला कि हमारे देश में 3.5% ब्राह्मण लोग हैं और 96.5 इतना तक का अदर कास्ट सब मिलके 96 और हाफ, और ये 3.5% लोग हैं। तो ये जो 3.5% की संस्कृति है, इन लोगों ने बनाई हुई संस्कृति है, और ये संस्कृति वो बाकी लोगों के माथे पे मारते हैं, ऐसा उन्होंने वो वाक्य बोला। तो वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है, क्योंकि इसी तरह से ये लोग अपना साहित्य, अपना विचार, अपना ये असत्य जो गोष्ठ है वो सच बताते हैं और लोगों के माथे मारते हैं। क्या प्रश्न क्या पूछा था बेटा? हाँ, कि यही मान कि मराठी साहित्य समाज का सही प्रतिबिंब प्रदान करता है। हाँ, तो नहीं करता है। जो समाज गांव खेड़ा में बसा हुआ है, जो झुग्गी झोपड़ी में बसा हुआ है, जो पर्वत में आदिवासी की तरह आदिवासी है जो लोग, वहाँ जो लोग वो लोग है, उनके वो क्या लिखते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या सहन करते हैं, उनका जीवन कैसा बिताते हैं, उनके ऊपर क्या गिरती है। समाज में जो भारत देश है, उसकी जो संपत्ति है, जो वो सबको बराबर, वो सभी लोग उसके बराबर के हकदार है, लेकिन उन्हें मिलती है क्या? नहीं मिलती। उनका कौन खाता है, क्या करता है, ये इनको कुछ पढ़ती नहीं है। ये लोग अपने अपने, जैसे पहले बोलते थे कि ये लोग झूले पे बैठ के लिखने वाले और पढ़ाई करने वाले लोग हैं, और हम लोग झूला हमारे लिए नहीं है, हम तपती धूप में खड़े होके कष्ट करने वाले और लड़ने वाले लोग हैं। तो ये फर्क है उनके साहित्य में, हमारे से थोड़ा सा लोगों का साहित्य है और ज्यादा लोगों पे हक बताता है। आखिरी क्वेश्चन मैम, क्या दलित शब्द का किसी प्रकार परिवर्तन हुआ है जब से आप इस शब्द से वाकिफ हुए हैं? हाँ, तो दलित शब्द के पहले अभी हम लोग देखेंगे कि 2500 वर्षों के पहले बुद्ध के काल में वो चांडाल और स्वपच वगैरह शब्द थे। जैसे चांडालिका बोलती है कि मेरे हाथ से पानी मत लो, मैं चांडाल कन्या हूं, मैं चांडाल, तो वो चांडाल थे। उसके बाद में क्या हुआ, कौन सा परिवर्तन होगा मालूम नहीं, लेकिन अछूत बोलने लगे, अस्पृश्य, अछूत, इनको स्पर्श करना नहीं है, वो
अछूत शब्द आ गया। वो कौन लोग है? तो अछूत लोग है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया कि अछूत वगैरह शब्दों से कौन कौन लिस्ट बनाया और वो शेड्यूल बनाया, शेड्यूल कास्ट। कौन कौन से अछूत किन किन जातियों को कहते हैं, वो कास्ट की शेड्यूल बनाया। तो शेड्यूल कास्ट शब्द आ गया। हम शेड्यूल कास्ट है, वो शेड्यूल कास्ट है। फिर दलित साहित्य जब आ गया, जब उन्होंने उसकी डेफिनेशन की कि हम लोग कौन है, तो हम लोग ये व्यवस्था में, ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, इसमें हमें दबोच के हमारे ऊपर जाति करके, ऐसा करके दलित, पीड़ित, शोषित, ऐसे हम लोग हैं, शोषित पीड़ित। और इतने ही नहीं, तो हम लोग उसके अगेंस्ट रिबेल करने वाले लोग हैं। शोषित करते रहने वाले वैसे ही नहीं है, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले, वो दलित साहित्य। जैसे ब्लैक पैंथर का साहित्य है, हाँ? तो ब्लैक काले लोगों ने वहां आवाज उठाया, अपना साहित्य निर्माण किया। उसी तरह दलित पैंथर इधर निकली और दलित शब्द आ गया। बाद में ऐसा हो गया कि हमारे में कोई लोग जो पढ़े लिखे हैं, ज्यादा अफसर वगैरह बने, प्रोफेसर बने, अच्छे पोस्ट पे है, तो उनको ऐसा लगने लगा कि अरे भाई हम लोग तो अभी तो शोषित पीड़ित नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है उनको। एक्चुअली सब समाज के बारे में वो लोग सोचते नहीं है। वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें विचार दिया, बाबा साहब के कारण हमें रिजर्वेशन मिल गया, संविधान हमारे लिए आ गया, तो हम लोग अभी दलित नहीं है, हम लोग अम्बेडकराइट लोग हैं। अम्बेडकराइट मूवमेंट, अम्बेडकरी साहित्य, ऐसा हम अम्बेडकरी लेंगे। फिर अम्बेडकरी साहित्य लेने लगे। फिर जो साहित्य सम्मेलन होते थे, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा फुले जी को गुरु माना था। उन्होंने भी बाबा साहब के पहले बड़ा रिबेल किया ब्राह्मणी व्यवस्था के अगेंस्ट। तो वो फिर अम्बेडकर और फुले साहित्य, फुले अम्बेडकरी साहित्य, फिर फुले अम्बेडकरी साहित्य फिर और लोग पढ़ने लगे। तो मालूम था, सबके सामने आया कि शाहू महाराज जो है कोल्हापुर के, उन्होंने बाबा साहब को बहुत मदद की। इतना ही नहीं, उन्होंने 50% रिजर्वेशन दलितों को चाहिए, ऐसा उधर शुरू भी किया था अपने राज में। और उन्होंने दलितों के हक के लिए वो बहुत लड़े थे। तो फुले शाहू अम्बेडकर, ऐसा साहित्य सम्मेलन होने लगा। हाँ, फिर वो जो मार्क्सवादी लोग बोले कि नहीं, बाबा साहब को मार्क्स का विचार भी बराबर पसंद था कि उन्होंने दलित पीड़ित जैसे लोग जो कामगार मूवमेंट चलाई उन्होंने, तो कामगारों के लिए, वर्कर लोगों के लिए भी काम किया। तो मार्क्स का विचार भी बाबा साहब को पसंद, योग्य लगता था। तो हम माफुआ, मार्क्स, फुले, अम्बेडकर, ऐसा साहित्य। हाँ, इसी तरह से बड़े बड़े चेंजेस दिखने लगे। लेकिन अम्बेडकरी साहित्य, ये जो विचार है, जो ज्यादा से ज्यादा लोग आज ये मानते हैं। और दलित शब्द है, वो परदेश में भी, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह दलित साहित्य, दलित मूवमेंट इस तरह पहचानी जाती है। हाँ, तो ये मुझे मालूम हो गया इस तरह से।